वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मेडिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डोज। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चलने लगती है। सारे लोग शक के दायरे में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी से पर्दा हटने लगता है। उसी तरह क्लाइमैक्स में कुछ जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मूवी तो मस्ट वॉचेबल जरूर है, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट कोमा से बाहर आता है। डॉक्टर उस पेशेंट से पूछने लगता है कि आपके साथ क्या हुआ, आप कुछ याद करके बता सकते हो। एक्चुअली वो पेशेंट ढंग से बात भी नहीं कर रहा होता, अपने गले के पास कोई डिवाइस को रखकर बात करने की कोशिश करते रहता है। फिलहाल तो इस पेशेंट का चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है, अरुंधति और पीटर। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों कहीं से केरला पर शिफ्ट हुए। उसी तरह अरुंधति थोड़ा सा टेंस होती है। दूसरे सीन में एक और कपल को दिखाया जाता है, प्रकाश और रजिता। फिलहाल रजिता कुछ बीमार चल रही होती है। प्रकाश खुद इसकी मेडिकल केयरिंग करते रहता है। रजिता कहने लगती है कि बस प्रकाश, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तुम ही मुझे मार दो। प्रकाश कहने लगता है, अरे रजिता, हम कोशिश कर रहे हैं ना, अभी भी तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, बस मेरे लिए थोड़ा सा सह लो, हम दोनों की खुशियाँ और बाकी है। बाद में बीएफ करते समय प्रकाश रजिता से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल पर आ जाओ, अकेले यहाँ पर रहकर क्या करोगी, उल्टे पुल्टे ख्यालात आएंगे, तुम बस मेरे साथ आकर रेस्ट रूम पर बैठी रहो। पहले तो रजिता मना करने लगती है, लेकिन प्रकाश रजिता को मनवा ही लेता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अरुंधति और पीटर अपने घर के सामानों को अरेंज करने लगते हैं। इसी दरमियान में इन दोनों का थोड़ा मूड बन जाता है, रोमांटिक मूड। जब पीटर अरुंधति के करीब आने लगता है तो सडनली अरुंधति को कुछ ट्रॉमा आने लगता है। वो चीजें याद करके पीटर को फटाक से एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन पीटर इससे गुस्सा नहीं होता। अरुंधति को ये प्रॉब्लम है, पीटर पहले से ही जानता होता है। अरुंधति को समझाने लगता है, कहने लगता है कि अरुंधति तुम जैसी भी हो, हम दोनों का मन एक ही है। इस तरह से इसको थोड़ा शांत करने लगता है। खैर दूसरे सीन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। इस हॉस्पिटल का सीईओ होता है गोपीनाथ। फिलहाल कुछ लोग इसी हॉस्पिटल के बाहर धरना वगैरह करते रहते हैं। गोपी ऑलरेडी लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए किसी टीवी न्यूज चैनल पर जाकर अपना इंटरव्यू भी दिया होता है। थोड़ी देर के बाद गोपी वॉचमैन को बुलाकर पूछने लगता है कि हमारा वो स्टॉक कहाँ पर है। वॉचमैन कहने लगता है कि सर ऊपर वाले फ्लोर पर। गोपी कहने लगता है कि उस स्टॉक को फटाफट से बदलना होगा। वॉचमैन कहने लगता है कि सर संतोष नाम का एक बंदा भी हमारी मदद करने के लिए रेडी है, रात में ही सब कुछ काम हो जाएगा, बस आपको सीसीटीवी फुटेज मैनेज करना होगा। गोपी भी कहने लगता है कि वो मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में रोसम्मा नाम की एक बूढ़ी पेशेंट को दिखाया जाता है। इस रोसम्मा को छोटी से छोटी प्रॉब्लम होने पर वो अलार्म बजाती ही रहती है। कल रात को भी इसने काफी सारी बार अलार्म बजाया था। वहाँ के नर्सेस रोसम्मा के पास आकर समझाने लगते हैं कि आप बार बार ऐसे अलार्म मत बजाइए, और वैसे भी आपके सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद प्रकाश अपनी बीवी रजिता को लेकर इसी हॉस्पिटल पर आता है। मतलब प्रकाश एक डॉक्टर होता है। रजिता को रेस्ट रूम पर लाकर एक किताब देकर यहीं पर बैठने के लिए कहता है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और उसी तरह अगर मुझे लेट हुआ तो तुम लंच भी कर लो। उसके बाद प्रकाश अपने पेशेंट्स को देखने के लिए राउंड्स पर चला जाता है। प्रकाश के अंडर में 2 जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, निखिल और अभी। और ये बंदा निखिल हर एक लड़की पर लाइन मारते रहता है। इसका असली रिलेशनशिप अभी नाम की एक लड़की से होता है, जो उस गोपीनाथ की बेटी होती है। जब भी अभी निखिल को दूसरी लड़की के साथ देखती, इस पर शक करने लगती। दोबारा निखिल अभी के पीछे पीछे जाकर इसको मनाने की कोशिश करते रहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ एक बड़ी वाली नर्स किसी साफ सफाई वाली को पैसे देकर उसकी हेल्प करती रहती है। खैर इसी दरमियान में वो अरुंधति भी इसी हॉस्पिटल पर आने लगती है। प्रकाश और अरुंधति एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरुंधति को देखकर प्रकाश अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। जब प्रकाश और अरुंधति मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त इन दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिनों के बाद ये दोनों अपने बारे में अपनी फैमिली वालों को बताने लगते हैं, लेकिन प्रकाश की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होकर इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अरुंधति प्रकाश को कॉल करके कहने लगती है कि प्रकाश, तुम जहाँ पर भी हो प्लीज फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रकाश कहने लगता है कि अरुंधति, मैं फिलहाल
एक ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो गया ना, मैं मेरी माँ की बात को नहीं टाल सकता। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं मेरी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी माँ पहले से ही हार्ट पेशेंट है। अरुंधति कहने लगती है कि प्रकाश बात वो नहीं है। एक्चुअली अब तुम दो लोगों को मना कर रहे हो। मतलब अरुंधति प्रकाश की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और शायद इसका मिसकैरेज भी हो जाता है। बहुत ब्लीडिंग होने लगती है इसकी। ये घर में अकेली होती है। इसी हेल्प के लिए प्रकाश को कॉल किया, लेकिन वो प्रकाश तो कहीं दूर होता है। सो अरुंधति के अंदर से अभी भी ये ट्रोमा गया नहीं होता, इसीलिए पीटर को दूर रख रही होती है। खैर प्रेजेंट डे पर हॉस्पिटल का एक बंदा टेरेस के ऊपर जाकर वहाँ के वॉचमैन से मुलाकात करता है। वॉचमैन दूसरे बंदे को एक लिस्ट देने पर वो बंदा किसी रूम पर आकर कुछ दवाइयों को कलेक्ट करने लगता है और उसी तरह ये लोग सीसीटीवी फुटेज को भी मैनेज करने लगते हैं। दूसरे दिन एक पेशेंट को इमरजेंसी हालत में इस हॉस्पिटल पर लाया जाता है। शायद इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया होता है। अरुंधति एक कार्डियोलॉजिस्ट होती है। फटाफट से उस पेशेंट का ऑपरेशन करने लगती है उसकी हालत को देखकर। एक्चुअली उस पेशेंट के साथ उसकी पोती होती है। इसी लड़की ने अपने दादाजी को हॉस्पिटल पर लेकर आई होती है। थोड़ी देर के बाद वो निखिल इस लड़की को देखकर इसके साथ भी फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है। दिलासा दिलाने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, अरुंधति मैडम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, आपके दादाजी को ठीक ठाक कर देगी। अरुंधति भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर इस लड़की को दिलासा दिलाने लगती है कि अब तुम्हारे दादाजी ठीक है, थोड़ी देर के बाद जाकर देख सकती हो। निखिल उस लड़की से बातचीत करते हुए उसका नंबर भी हासिल करने लगता है कि अगर कोई जरूरत हो तो फटाफट से मुझे कॉल कर लेना। दूसरे दिन उसी पेशेंट की तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने लगती है। इस पेशेंट के पास प्रकाश को बुलाया जाता है। ये प्रकाश एक पर्मोलॉजिस्ट होता है। प्रकाश फटाफट से इस पेशेंट को कोई दवाई देकर ठीक कर देता है। उसी रात वो वॉचमैन और हॉस्पिटल वाला वो बंदा दोबारा वही काम करने लगते हैं। मतलब वॉचमैन उस बंदे को कोई चिट्ठी देने पर दूसरा बंदा कुछ दवाइयाँ कलेक्ट करने लगता है किसी रूम पर जाकर। दूसरे सीन में एक बहुत बड़े सिंगर को दिखाया जाता है। फिलहाल इस सिंगर को वो गोपीनाथ कॉल करके एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन इस सिंगर को वो प्रॉपर्टी बेचने का मन ही नहीं होता और इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि गोपीनाथ इस सिंगर का दूर का रिश्तेदार है। दूसरे दिन वही सिंगर के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से इसी हॉस्पिटल पर आता है। एक डॉक्टर उस सिंगर की वाइफ से कहने लगता है कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके हिप में एक सर्जरी करनी पड़ेगी। सिंगर की वाइफ कहने लगती है कि मेरे अंकल इसी हॉस्पिटल के सीईओ है, उनसे बात करके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। डॉक्टर कहने लगता है कि अगर आप लेट कर दोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, दोबारा वो चल नहीं पाएंगे। यह सुनने के बाद सिंगर की वाइफ डर के मारे लेटर पर साइन कर देती है ऑपरेशन करने के लिए। उसी रात वो निखिल उस लड़की को कॉल करके टेरेस पर आने के लिए कहता है कि कितनी देर तक उसी रूम पर बैठी रहोगी, थोड़ा टेरेस पर आओ। सो ये लड़की भी निखिल से मिलने के लिए टेरेस के ऊपर जाने लगती है। पहले तो इसको कोई भी नजर ही नहीं आता, यहाँ पर सब कुछ सुनसान होता है, बहुत डर भी लगने लगता है इसको। तभी हम ये देखते हैं कि उस लड़की के दादाजी के पास कोई आ रहा है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है। टेरेस के ऊपर वो निखिल इस लड़की से मिलने के लिए आता है। हल्के से बातचीत करते हुए इसको टच करने लगता है। इस लड़की को ये सारी चीजें सही नहीं लगती, फटाफट से नीचे उतरने लगती है। निखिल इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे तेजी मेरी बात तो सुनो। उसी वक्त वो अभी भी इस चीज को देख लेती है कि निखिल एक लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। इस पर दोबारा गुस्सा होने पर निखिल अभी के पीछे जाने लगता है इसको समझाने के लिए कि अभी तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी है नहीं, आई कैन एक्सप्लेन। जब वो लड़की अपने दादाजी के पास आती है तो उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। वो लड़की फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाने लगती है। प्रकाश की नाइट शिफ्ट होने पर वो वहीं पर होता है। इसकी वाइफ भी वहीं पर होती है, रजिता। रजिता से कहने लगता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। रजिता कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। प्रकाश कहने लगता है ठीक है, तुम कमरे के अंदर जाओ, मैं एक पेशेंट को देख कर आता हूँ। अब इस पेशेंट के पास अरुंधति भी आती है। ये सारे लोग मिलकर उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पेशेंट बचता नहीं, जान निकल जाती है इसकी। प्रकाश यही बात उस लड़की को आकर बताने पर वो लड़की बहुत फूट फूट के रोने लगती है। अपने घर वालों को भी कॉल करके बताने लगती है। उसके बाद प्रकाश बहुत अपसेट हो जाता है। रजिता कहने लगती है कि तुमने तो कोशिश की है ना उस पेशेंट को बचाने के लिए, चलो आप लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। एट द सेम टाइम अरुंधति भी बहुत ही अपसेट होती है। दूसरे दिन अरुंधति उस सिंगर के पास आकर कहने लगती है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है और कुछ दिन आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, और उसी तरह लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो दूसरे डॉक्टर संभाल लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो गोपीनाथ इस सिंगर के पास आता है। दोबारा इसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सिंगर इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उसी रात उस सिंगर की बीवी भी उस सिंगर से उसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगती है
कि अंकल जो भी कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। उस सिंगर की बीवी गुस्से से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ वो निखिल अभी को काफी सारे मैसेजेस करने लगता है। उसी तरह इसको टेरेस पर आने के लिए कहता है कि अभी मुझे एक मौका दो सॉरी बोलने के लिए, मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की है ही नहीं। सो वो अभी उसी तरह से टेरेस पर जाने लगती है निखिल से मिलने के लिए। उसी वक्त हम ये देखते हैं कि कोई उस सिंगर के कमरे पर आया है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है। इस तरफ टेरेस पर निखिल अभी से बातचीत करके इसको फाइनली मना ही लेता है। ये सारी चीजें वहाँ का वॉचमैन ऑब्जर्व करते रहता है। थोड़ी देर के बाद उस सिंगर की बीवी उस सिंगर के पास आने पर वो सिंगर तड़प रहा होता है। फटाफट से वो औरत डॉक्टर्स को बुलाने लगती है। प्रकाश फटाफट से इस सिंगर को देखने के लिए आता है। ये बात पता चलती है कि इसका पल्स बहुत ही डाउन होते जा रहा है। शॉक देने के लिए रेडी होने लगते हैं, लेकिन फाइनली इस सिंगर को भी ये लोग बचा नहीं पाते। उस सिंगर की मौत से प्रकाश दोबारा बहुत अपसेट होने लगता है। जब वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो प्रकाश ये ऑब्जर्व करता है कि एक बाइक वाला बंदा इसको फॉलो कर रहा है। फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वो बाइक वाला बंदा भी इसको चेजिंग करते रहता है। एक समय आने पर सडन ब्रेक मारने की वजह से इसकी बीवी रजिता गाड़ी से निकलकर बाहर गिर जाती है। ये देखकर वो बाइक वाला बंदा प्रकाश को कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्रकाश रजिता के पास आकर इसको होश में लाने की कोशिश करने लगता है। बहुत जबरदस्त चोट आई होती है इसको, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इसका बुरा सपना है। सुबह होने के बाद रजिता प्रकाश को उसकी नींद से जगाकर रेडी होने के लिए कहती है। उसके बाद प्रकाश गोपीनाथ के पास आकर कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है। लगातार मेरे 2 पेशेंट्स मर चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट्स को कोई मार रहा है। गोपी समझाने लगता है, अरे डॉक्टर आप ऐसा क्यों समझ रहे हो? आपने अपने साइड से कोशिश की। कुछ चीजें डॉक्टर की कंट्रोल में भी नहीं होते, ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले से ही हमारे हॉस्पिटल पर कुछ इल्जाम लगे हैं। मैं उन सारी चीजों को डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस हालत में हम लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएंगे तो हॉस्पिटल का रेप्यूटेशन और बिगड़ जाएगा। वैसे लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रेस में हो, हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलिए। इस तरह से इसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता। बाद में प्रकाश को उस अरुंधति पर शक होने लगता है। उसके रूम पर जाकर तलाशी लेने पर डस्टबिन में एक दवाई मिलती है इसको। इस दवाई को देखकर प्रकाश थोड़ा फ्लैशबैक याद करने लगता है। अरुंधति का मिसकैरेज होने के बाद अरुंधति ड्रग्स की एडिक्ट बन गई। एक दिन प्रकाश इस अरुंधति के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम अपनी हालत ऐसे मत बनाओ, चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। हम दोनों ने इस बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया था ना कि मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। अब तुम अपनी जिद छोड़ दो अरुंधति। अरुंधति गुस्से में आकर चाकू से प्रकाश की उंगली पर हमला कर देती है, जिस उंगली पर रिंग होती है। बाद में प्रकाश ने अपनी उंगली की सर्जरी करवा ली होती है। उसी वक्त साफ सफाई करने वाली वो औरत इस कमरे पर आती है। इस कमरे में प्रकाश को देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है इसको। प्रकाश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रकाश घर वापस आकर रजिता से यही बात बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट्स को अरुंधति ही मार रही है, मुझसे बदला लेने के लिए। शायद इसीलिए वो यहाँ पर आई होगी। उसके कमरे में मुझको एक दवाई मिली और वो दवाई ड्रग्स का काम करती है। दूसरे दिन से प्रकाश उस अरुंधति पर नजर रखने लगता है। उसी रात हम ये देखते हैं कि कोई उस रोसम्मा के कमरे पर आया है, वही वो बूढ़ी पेशेंट। थोड़ी देर के बाद ये बूढ़ी औरत भी तड़पने लगती है, लेकिन विद इन टाइम में ये अलार्म भी बजाने लगती है। उसके बाद क्या था, वहाँ के नर्स फटाफट से प्रकाश को इन्फॉर्म करने पर प्रकाश फटाफट से इस रोसम्मा के पास आकर इसको कूल करने लगता है। यह होने के बाद रजिता प्रकाश से पूछने लगती है कि उस पेशेंट की हालत कैसी है। प्रकाश कहने लगता है कि अब नॉर्मल है। उस औरत को अलार्म बजाने की आदत थी, इसीलिए मैं इन टाइम में उसके पास जाकर उसकी जान बचा ली। अगर बाकी पेशेंट्स भी ऐसा ही किए होते तो उनकी भी जान बच सकती थी। किसी ने उनके ब्लड में कोई दवाई इंजेक्ट की, इसीलिए उनकी हालत ऐसे हो गई। रजिता कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो हम ब्लड टेस्ट करने पर सब कुछ पता लग जाएगा ना। यह सुनने के बाद प्रकाश फटाफट से रोसम्मा के पास जाकर उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। उसके बाद प्रकाश एक फॉरेंसिक लैब पर आकर अपने फ्रेंड को वो ब्लड देकर इसमें क्या दवाई मिलाई है वो टेस्ट करके बताने के लिए कहता है। प्रकाश वापस हॉस्पिटल पर आकर 2 लेडी स्टाफ मेंबर से अरुंधति के बारे में पूछने लगता है। वो दोनों यही बात कहने लगते हैं कि सर अरुंधति मैडम आपके पेशेंट्स को भी देख रही है जब आप हॉस्पिटल पर नहीं होते। यह सुनने के बाद प्रकाश उस अरुंधति को कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो अरुंधति मना करने लगती है क्योंकि ये प्रकाश से अभी भी गुस्सा होती है, लेकिन प्रकाश कहने लगता है कि हमारे पास के बारे में नहीं
हॉस्पिटल के बारे में है। बाद में अरुंधति पीटर को लेकर उस प्रकाश से मिलने के लिए किसी कैफे पर जाती है। प्रकाश अरुंधति पर ही शक करते हुए यही बात पूछने लगता है। अरुंधति को गुस्सा आकर जूस इसके मुंह पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रकाशी एक अननोन इंसान बनकर उसी हॉस्पिटल को कॉल करके सारे स्टाफ से ही बात कहने लगता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में जानबूझकर कोई पेशेंट्स को मार रहा है। सारे स्टाफ मेंबर से यही बात गोपी को बताने पर गोपीनाथ कहने लगता है ठीक है, मैं इस बात को संभाल लूंगा। समझ लेता है कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बात मीडिया तक भी जा सकती है। गोपी अपने एक फ्रेंड एसपी को कॉल करके अपने हॉस्पिटल के बारे में बताने लगता है तो वो एसपी विवेक नाम के एक बंदे को अपने पास बुलाकर इसी केस को सौंपने लगता है। विवेक से ये भी कहने लगता है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियल तरीके से करो। बस गोपीनाथ का एक शक है कि इसको हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है। वो विवेक पहले हॉस्पिटल पर आकर सीसीटीवी कैमरा में जाकर कुछ वीडियोस को चेक करने लगता है। पता चलता है कि कुछ दिन के वीडियोस मिसिंग है। वहाँ का ऑपरेटर कहने लगता है कि उस दिन कुछ कैमरा से काम नहीं किया। मैंने सीईओ सर से कंप्लेंट भी किया था। तो विवेक गोपीनाथ के पास जाकर उन्हें फुटेजेस के बारे में पूछने लगता है, मतलब कुछ दिन के फुटेजेस गायब है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो गोपी तो सिंपल से ही बात कहने लगता है, अरे सर कैमरास है जब जब खराब होते रहते हैं। विवेक भी कहने लगता है कि फिलहाल तो मैं आपकी बात को मान लूंगा, लेकिन आगे जाकर सब कुछ मैं ही पता लगाऊंगा। उसके बाद विवेक हॉस्पिटल की स्टाफ से पूछताछ करने लगता है, वही नर्सेस, स्वीपर्स एक्सेट्रा। बाद में विवेक प्रकाश से मुलाकात करने लगता है। प्रकाश कहने लगता है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना मैं खुद पुलिस वालों के पास जाने वाला था। इस तरह से इस हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो सारी बात विवेक को बताने लगता है कि उन पेशेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, सडनली वो दोनों कैसे मर गए, और उसी तरह से इसको अरुंधति पर ही शक है। एक पेशेंट के ब्लड सैंपल को मैंने फोरेंसिक लैब पर भेजा है, उसके रिपोर्ट्स आने में 1 हफ्ता लगेगा। केस को सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। उसके बाद विवेक अरुंधति के पास आता है। कहने लगता है कि अब तक मैंने जितने लोगों से पूछताछ की वो सारे लोग आप पर ही शक कर रहे हैं। अरुंधति कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं कभी भी अपने एथिक्स के खिलाफ कभी भी नहीं गई और ना ही जाऊंगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए मुझको। इस तरह से थोड़ा गुस्सा करने लगती है। विवेक के पास अरुंधति के खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं होते तो और क्या पूछताछ करेगा वो। इसीलिए अरुंधति के कुछ दोस्तों से पूछताछ करने लगता है। पहले तो विवेक निकिता नाम की एक लड़की से मुलाकात करता है। कुछ सालों पहले ये निकिता और अरुंधति हैदराबाद में जॉब कर रहे थे किसी हॉस्पिटल में। कहने लगती है कि उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। अरुंधति के बारे में एक इंसिडेंट भी बताने लगती है। एक दिन एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उस पेशेंट को बहुत दर्द भी हो रहा था। तो उस वक्त अरुंधति ने ये कहा कि ऐसे दर्द से मुक्ति पाने के लिए मौत ही सही है। बाद में विवेक अरुंधति के एक और फ्रेंड से मुलाकात करता है। वो लड़की भी एक दिन का इंसिडेंट बताने लगती है कि अरुंधति के पास एक पेट था। अचानक से उसके पेट को कुछ बीमारी आ गई, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। तो अरुंधति ने मेर्सी किलिंग के लिए अप्लाई किया था। दूसरी तरफ वो गोपीनाथ निखिल को अपने कैबिन पर बुलाता है, इसको वार्निंग देने के लिए कि निखिल इसकी बेटी से दूर रहे। निखिल कहने लगता है कि सर अगर आपको सब कुछ पता लग गया तो मेरी बात भी एक बार सुनिए। वैसे मैं आपके इलीगल बिजनेसेस के बारे में जानता हूँ। एक्चुअली ये गोपीनाथ एक्सपायर हुए दवाइयों को भी इस्तेमाल करते रहता है, लेबल बदलाकर और इसी तरह दूसरे हॉस्पिटल्स को बेचकर। सो निखिल कहने लगता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें 20% मुझे चाहिए। वैसे तो अभी के साथ शादी होने के बाद ये सारा हॉस्पिटल तो मेरा ही है, फिलहाल आप मुझे परसेंटेज के हिसाब से दीजिए। इस तरह से उल्टा गोपीनाथ को धमकाने लगता है। बाद में गोपीनाथ उस वॉचमैन से कहने लगता है कि तुम उस निखिल के बारे में कुछ देख लो, वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। दूसरी तरफ वो विवेक अपने हायर ऑफिसर से ऑर्डर लेकर आया होता है कि अरुंधति का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए। अरुंधति भी इसके लिए एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद विवेक अरुंधति से कुछ सवालात पूछने लगता है। सवालों के दरमियान में अरुंधति को कुछ दौरे पड़ने लगते हैं। फटाफट से सारे वायर्स को साइड में फेंककर पीटर के पास चली जाती है, मतलब विवेक से कोऑपरेट नहीं करती। विवेक यही बात एसपी को जाकर बताने लगता है कि मुझे अरुंधति को अरेस्ट करना होगा, लेकिन इसका एसपी इसके लिए टोटली मना करने लगता है। विवेक से यही बात कहने लगता है कि पहले तुम साइंटिफिक एविडेंस हासिल करो, बाद में हम अरेस्ट वगैरह के बारे में सोचेंगे। और इसी तरह ये बात मीडिया वालों को पता नहीं लगनी चाहिए। खैर उसी रात जब प्रकाश घर पर जा रहा होता है तो ये देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ी नर्स किसी बंदे को कुछ दवाइयाँ देती रहती है। प्रकाश फटाफट से उस बंदे को चेस करके उस बंदे को पकड़ ही लेता है। पूछने लगता है कि कौन हो तुम, हमारे हॉस्पिटल से क्या दवाइयाँ लेकर जा रहे हो। इस तरह से उन दवाइयों को चेक करने पर कुछ ड्रग्स वाली दवाइयाँ होती है। ये दवाई वही होती है एक दिन प्रकाश ने अरुंधति के कमरे में देखा था। उसके बाद वो बंदा प्रकाश को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में प्रकाश वापस हॉस्पिटल पर आकर उस औरत से पूछने लगता है
कि कौन था वो बंदा, वो दवाई तुमने उसको क्यों दी। ये औरत कहने लगती है कि सर एक्चुअली वो मेरा बेटा है, ड्रग्स का एडिक्ट बन गया, मैंने काफी सारी बार उसको समझाया। इस नर्स की मदद एक स्वीपर करती रहती है, मतलब वो दवाई चुपके चुपके इस औरत को लेकर देती रहती है, इसीलिए ये नर्स उस औरत को थोड़े पैसे भी देती रहती है। ये दोनों जानबूझकर सारा इल्जाम अरुंधति पर डाला, मतलब उस पर शक पैदा किया। हालांकि अरुंधति अब ड्रग्स नहीं लेती। यह सुनने के बाद प्रकाश थोड़ा सा अफसोस करने लगता है कि खामखा इसने अरुंधति पर शक किया। दूसरे दिन प्रकाश विवेक को लेकर अपने उस फ्रेंड के पास जाता है जिसको ब्लड सैंपल दिया था। वो बंदा कहने लगता है कि प्रकाश तुम्हारा शक सही निकला, उस ब्लड में एक स्पेशल किस्म की दवाई मिक्सिंग है। एक्चुअली उस मेडिसिन की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। पहले उस दवाई को यूरोप में इस्तेमाल किया करते थे मेर्सी किलिंग के लिए। नॉर्मल टाइम पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेशेंट को आईसीयू रूम पर रखने से पहले। ये मेडिसिन किसी भी हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगी। अब विवेक दोबारा अरुंधति पर ही शक करके चोरी चुपके उसके घर के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगता है, लेकिन विवेक को अरुंधति के खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं मिलते। अरुंधति और पीटर वापस अपने घर पर आने से पहले ही ये वहाँ से निकल जाता है। बाद में विवेक उस हॉस्पिटल के हर एक बंदे और बंदी पर शक करने लगता है, उनको फॉलो करने लगता है। इसी दरमियान में एक रात वो निखिल हॉस्पिटल के ऊपर से नीचे गिर जाता है। लकीली ये बंदा नहीं मरता, लेकिन इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल होने लगती है। निखिल जंप लगाने से पहले इसके मोबाइल से विवेक को कुछ मैसेजेस आने लगते हैं कि हॉस्पिटल में जो भी मौतें हुई वो सब कुछ मैंने ही किया, क्योंकि उनको तड़पता हुआ देख मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन प्रकाश को अपने मेडिसिन रैक में एक अजीब किस्म की दवाई मिलती है। सोचने लगता है कि ये मेडिसिन यहाँ पर कैसे आई। इसका शक अपनी बीवी पर ही जाने लगता है। मतलब जब जब वो पेशेंट्स मरे थे उस वक्त इसकी बीवी बाहर थी। इसको रजिता की बातें भी याद आने लगती है कि इंसान के लिए मौत भी एक सुकून है। प्रकाश फटाफट से अपने घर वापस आकर अपनी बीवी से थोड़ा रफली पूछने लगता है। रजिता घबराकर इसकी सांस फूलने लगती है। प्रकाश दोबारा इसको दवाई देकर कूल करने लगता है, कहने लगता है कि सॉरी, मैंने खामखा तुम पर भी शक किया। दूसरी तरफ वो निखिल होश में आता है। निखिल के पास इसकी जीएफ अभी आती है। निखिल यही बात कहने लगता है कि अभी मेरी बातों का यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। एक्चुअली मुझे ऊपर से धक्का देने वाला वॉचमैन है और मुझे धक्का देने के लिए तुम्हारे फादर ने ही कहा। वो हम दोनों के रिश्ते से राजी नहीं है, इसीलिए। उसी वॉचमैन ने निखिल का फोन लेकर विवेक को ऐसे मैसेज भेजा होता है। वॉचमैन ने सोचा था कि वो निखिल मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। एट द सेम टाइम वो विवेक इस हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों की फाइल्स को चेक करते रहता है। तभी विवेक को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि प्रकाश की बीवी रजिता कब का मर चुकी है। बाद में वो निखिल विवेक को अपने पास बुलाकर एक बात बताने लगता है। निखिल ने काफी सारी बार ये ऑब्जर्व किया कि वो प्रकाश अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा है। तो ये सुनने के बाद विवेक को प्रकाश पर शक होने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है। उसको फॉलो करते करते प्रकाश के घर तक पहुंच जाता है। तो सच में प्रकाश का घर बहुत ही पुराना खंडर बन चुका होता है। हल्के से अंदर झांकने पर प्रकाश अपने आप में कुछ बड़बड़ाते रहता है। जो भी हो, विवेक डायरेक्टली घर की घंटी बजाकर प्रकाश के घर के अंदर आता है। विवेक पूछने लगता है कि डॉक्टर, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो? प्रकाश कहने लगता है, नहीं सर, मैं और मेरी बीवी। विवेक कहने लगता है कि देखिए प्रकाश, हमारे चहेते लोग मरने के बाद कुछ दिनों तक हम लोग उनकी याद करते हैं, इट्स ए नॉर्मल। लेकिन काफी सालों तक उसी भ्रम में रहना ये नॉर्मल नहीं है, दिमागी बीमारी कहलाती है। आपकी बीवी रजिता कब का मर चुकी है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा प्रकाश। उसी वक्त प्रकाश इस विवेक पर हमला कर देता है। जबरदस्त तरीके से इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। विवेक बहुत ही मुश्किल से उस प्रकाश को जख्मी करने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ ये सब कुछ तुमने क्यों किया। प्रकाश जो हुआ वो बताने लगता है। अरुंधति से ब्रेकअप होने के बाद इसकी मुलाकात रजिता से हुई। रजिता से बहुत प्यार करने लगता है। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजरती रहती है। इसी दरमियान में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि रजिता को लंग्स कैंसर हुआ। कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी प्रकाश हार ना मानते हुए रागिता का ट्रीटमेंट करवाते रहता है। बेचारी रागिता इस बीमारी से बहुत सफर होती रहती है। प्रकाश से कहने लगती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन प्रकाश, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरी जान ले लो, मेरे से किलिंग कर दो मुझे, अब मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद प्रकाश भी इसका दर्द ना सहते हुए मेर्सी किलिंग की दवाई दे देता है। प्रकाश की बाहों में ही रागिता की मौत हो जाती है। उसके बाद जब भी ये किसी पेशेंट को तड़पता हुआ दिखता, उसके अंदर रागिता ही नजर आती है। इसको ऐसा लगता है कि वो पेशेंट्स
मौत की भीख मांग रहे हैं इससे। ऐसे ही पेशेंट्स को मारता चला गया। एक्चुअली राजिता मरने के बाद प्रकाश डिप्रेशन में आकर इसको डीएडी हो गया, डांस इंडिया डांस नहीं। वही अपनी बीवी को इमेजिनेशन करने लगा। प्रकाश लोगों की जान बचाने लगा। इसका अंदर का दूसरा कैरेक्टर राजिता लोगों को मारने लगी। खैर प्रकाश दोबारा रिकवर होकर उस विवेक से फाइट करने लगता है। उसको बहुत जख्मी करके अपने घर को भी जलाकर वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। गले से बात करने वाला बंदा वही विवेक होता है। कोमा से बाहर आकर ये सारी बातें डॉक्टर को बताते रहता है। उस डॉक्टर से कहने लगता है कि किसी भी तरह से उसको रोकना होगा, वरना वो ऐसे ही लोगों को मारता चला जाएगा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहने लगता है कि पता नहीं इसकी कहानी में कितना सच है। ये भी हो सकता है ये सब कुछ इसका इमेजिनेशन हो। एक्चुअली विवेक अपने लास्ट केस में हार गया था। शायद उसी हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा, इसलिए ऐसी कहानी इसकी दिमाग में चलने लगी। जो भी हो, उसके बाद एक नर्स विवेक को दवाई देकर सुला देती है। तभी शॉकिंगली इसके पास वो प्रकाश आता है इसको पूरी तरह से मारने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि प्रकाश की वो जो टूटी उंगली होती है ना, उस उंगली के अंदर एक हिडन सिरिंज होती है। आपने इसी उंगली की मदद से काफी सारे लोगों को मारा होता है इसने। विवेक को भी इसी तरह से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विवेक अपना डिफेंस करने लगता है, दोबारा इससे फाइट करने लगता है। फाइनली विवेक प्रकाश की सिरिंज ही प्रकाश को चुबा देता है। जब विवेक वहाँ से चला जाता है तो प्रकाश मरता नहीं, अभी भी जिंदा ही होता है। इस सीन के साथ ही ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।